मेरी कोई सगी ननद नहीं थी। ससुराल में मेरी सासू माँ ने कहा कि यह मेरी सौतेली बहन की बेटी है, यही तुम्हारी बड़ी ननद है और यह इसकी बच्ची गायत्री है, इनका तुम्हें विशेष ध्यान रखना होगा। मैंने घूंघट की आड़ से देखा दीदी और उस 7-8 साल की बच्ची को। मैंने चरण स्पर्श किया और बच्चे को प्यार किया। मैं नौकरी करती थी तो जल्दी ही वापस लौट आई। इसके बाद मैंने देखा कि जब जब मैं छुट्टियों में ससुराल आती तब तब मेरी सास मेरी मौसेरी ननद को बुला लेती। मेरे कमरे में वह बच्ची गायत्री आती और कभी मेरी चूड़ियों का डिब्बा उठाकर अपने माँ यानी मेरी ननद को दे देती और कभी मेरे बक्से से बढ़िया साड़ियाँ निकाल कर दे देती और मेरी ननद मेरी सास से कहती, मौसी भाभी कितनी अच्छी है, देखो मेरे लिए क्या क्या लाती है। मैं खून का घूंट पीकर रह जाती। शायद दीदी ने अपनी बेटी को सिखा रखा था। जब वह आती साड़ी पायल यहाँ तक कि मेरा रेडियो भी ले गई। मैंने उनसे बोला तो बोले मेरी प्यारी बड़ी बहन है, वह जो मांगे खुशी खुशी दे देना, तुम तो कमा रही हो और खरीद लेना। जबकि मैं हमेशा दीदी और गायत्री के लिए कपड़े लेकर आती थी। उस समय जवाब देना बदजुबानी माना जाता था, इसीलिए विरोध नहीं कर सकी। बस हर बार अपनी प्रिय चीज़ों को लुटता देखती और आंसू पीकर रह जाती। उन्होंने मेरे हाथ में कोई चीज़ नहीं रखी जबकि मैं छोटी थी। कुछ साल बाद वह आई और रोने लगी, मौसी परिवार में बंटवारा हो गया है, मुझे कुछ नहीं दिया, मेरे पास खाने बनाने तक बर्तन भी नहीं है। अब तो हद हो गई। मेरी सास ने मेरे दहेज में आए हुए सारे बर्तन ननद को दे दिए, साथ में एक भैंस, एक नई साइकिल और सभी प्रकार के अनाज भी दिए। सास को तो बोलने की हिम्मत नहीं थी, पर मैंने इनसे कहा कि आपके मामा ने आपकी मौसी को आधी जायदाद देकर अपने ही गांव में बसा लिया है, उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, फिर दीदी अपनी माँ और मामा से मदद क्यों नहीं मांगती है। आप तो अभी नौकरी भी नहीं करते। इन्होंने आंखें तरेर कर मुझे देखा और चले गए। वह अक्सर मेरी सास को मेरे खिलाफ भड़काया करती और सास मुझे ताने मारती। दरअसल दीदी अपनी ही ननद से इनकी शादी करवाना चाहती थी और मेरी सास की भी इसमें रजामंदी थी, पर मेरी शादी इनके साथ हो गई। ऐसे ही जिंदगी चल रही थी। उनके बेटे बेटी की शादी हुई, बहुत कुछ दिया गया। मेरी भी 2 बेटियां हो गई, पर दीदी ने कभी उनके हाथ में 1 रुपया भी नहीं रखा। बेटियां तो अपनी बुआ को पहचानती तक नहीं थी। जब छोटी थी तभी उनसे मिली थी, फिर बोर्डिंग स्कूल चली गई। कुछ सालों बाद मेरी सासू माँ का निधन हो गया। खबर पाते ही पूरे परिवार सहित दीदी जो पहले दिन आई तो पूरे 15 दिन के बाद गई। उन 15 दिनों में उन्होंने अपने परिवार की खूब खातिरदारी मुझसे करवाई। जाते जाते इनसे बोली, भैया खेत में बोने के लिए बीज नहीं है, प्रमाणित बीज सबके मिल जाते तो बढ़िया फसल हो जाती। भैया जी तुरंत बाजार गए और वह महंगे बीज लाकर तुरंत बहना को दिए। ना जाने इनको कौन सी पट्टी पढ़ाती रहती कि सीधे मुँह मुझसे बात भी नहीं करते थे। सास के जाने के बाद मेरे ससुर मेरे साथ ही रहने लगे थे। मेरा गांव जाना बहुत ही कम हो गया, पर यह हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर उनके गांव जाते थे और खूब खर्च करके आते। इनके पास से दीदी के छुपाए हुए पत्र मिलते जिसमें वह तरह तरह की मांग करती। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं थी, पर हमारे बच्चों के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के कारण हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जबकि उनके बेटे अच्छी पोस्ट पर थे। दुर्भाग्यवश मेरे पति का भी अचानक देहांत हो गया।
मुझे गांव में ही जाकर सारे रीति रिवाज निपटाना था। सारे रिश्तेदार और दीदी अपने परिवार के साथ पहले दिन से ही आकर 13वीं के बाद जाने की तैयारियां करने लगे। इस बीच इन लोगों ने पूरी तरह से असहयोग की भावना मेरे साथ में निभाई। गांव वालों ने मेरा साथ दिया। जाते समय मैंने दीदी से रोते हुए कहा कि मैं अब बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, आपका ही सहारा है। दो बेटियां शादी के लायक है, मेरा ख्याल रखिएगा, आते जाते रहिएगा। दीदी ने कहा, देखो भाभी, मौसी चली गई, भैया भी चले गए, अब मेरा यहाँ कोई नहीं है जिसके लिए हम आए, और आपसे हमारा कोई नाता नहीं है। सबकी प्यारी, चहेती, दिलों पर राज करने वाली, मेरी प्यारी चीज़ों पर हाथ साफ करने वाली अपनी ननद रानी की कर्कश आवाज़ सुनकर पहले तो मैं अवाक रह गई। फिर मैंने गुस्से में आकर कहा, हाँ दीदी, अब क्यों कोई रिश्ता रखेंगे? अब तो जिनको आप दोनों हाथों से लूट रही थी वह तो चले गए, अब आप क्यों आएंगे? पर मेरा भी आपके सिवाय कोई नहीं है। आप आएंगी तो आपका अपनी हैसियत के अनुसार पूरा मान सम्मान करूंगी। मेरी तो आप ही एकमात्र ननद रानी है, तो बुआ के नाते आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। पर ननद रानी बड़ी सयानी निकली। आज सालों बीत गए, मेरी बेटियों की शादी भी हो गई, पर उस दिन के बाद उन्होंने मेरे घर पर पैर नहीं रखा, ना कभी मुझे अपने घर किसी कार्यक्रम में बुलाया। लेकिन उनके मायके से मेरा अभी भी मधुर संबंध है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके।